नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों का। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने पर देश भर में जश्न का माहौल। विधेयक के पक्ष में 454 और विपक्ष में पड़े केवल 2 वोट। प्रधानमंत्री ने कहा, नारी शक्ति वंदन विधेयक से राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की ओर बढ़ेगी भागीदारी। वहीं गृह मंत्री ने कहा, इस विधेयक से महिलाओं के नेतृत्व में विकास यात्रा होगी शुरू। लोकसभा में आज चंद्रयान 3 की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की अन्य सफलताओं पर होगी चर्चा। वहीं राज्यसभा में निरसन और संशोधन विधेयक 2023 और डाकघर विधेयक 2023 है सूचीबद्ध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यूपी के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का ग्रेटर नोएडा में करेंगी उद्घाटन। 21 से 25 सितंबर तक जारी रहेगा ट्रेड शो। मध्य प्रदेश के खजुराहो में G20 की चौथी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक आज होगी शुरू। बैठक में अवसंरचना एजेंडा की प्राथमिकताओं को दिया जाएगा अंतिम रूप। उन्नीसवें एशियाई खेलों के महिला क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल में भारत के खिलाफ मलेशिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। फुटबॉल और सेलिंग में भी भारतीय खिलाड़ी उतरेंगे मैदान पर। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने पर देश भर में जश्न का माहौल है। नए संसद भवन में लोकसभा ने संविधान के 182वें संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों में से 1/3 आरक्षित करने का प्रावधान है। इस विधेयक का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। विधेयक पर मत विभाजन के दौरान 454 सांसदों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 2 सांसदों ने इसके विरोध में मत डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा से पारित होने पर खुशी जताते हुए एक्स पर अपने संदेश में कहा, 128वें संविधान संशोधन विधेयक 2023 के ऐसे अभूतपूर्व समर्थन के साथ लोकसभा में पारित होने पर खुशी हुई। मैं सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देगा और हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की और भी अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के साथ महिलाओं के अगुवाई में विकास की शुरुआत होनी है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। अमित शाह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण कई दलों के लिए राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि उसकी कार्य संस्कृति है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस सरकार के गठन के बाद से महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा, भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया। जनधन खाते का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 70% खाता धारक महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बनाए गए जो महिलाओं के सशक्तिकरण को दिखाते हैं। अमित शाह ने कहा कि महिलाओं के लिए 3 करोड़ मकान बनाए गए, 12 करोड़ घरों को नल की से जो जल की सुविधा है उससे जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 3 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। वहीं लोकसभा में आज चंद्रयान 3 की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की अन्य सफलताओं पर चर्चा और अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 को सूचीबद्ध किया गया।
वहीं राज्यसभा में निरसन और संशोधन विधेयक 2023 सूचीबद्ध किया गया, जिसके तहत विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित रूप में विधेयक सदन में लाया जाएगा। साथ ही डाकघर विधेयक 2023 भी सूचीबद्ध है। इसके अलावा गृह, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, महिला, बाल, खेल विभागों से संबंधित संसदीय समितियों की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन करने वाली हैं। ये ट्रेड शो आज से 25 सितंबर तक चलेगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 में उत्तर प्रदेश के 2000 से ज्यादा एग्जिबिटर्स जो हैं उसमें अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इसमें प्रदेश के शिल्प कलाओं के साथ नव उद्यमियों की मेधा से सृजित उत्पादों से दुनिया भर के खरीदारों तक पहुंच बनाने का एक सफल प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड शो परिसर में हॉल ऑफ टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में यूपी के 12 शहरों के उत्कृष्ट शिल्प कलाओं का भी प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में मौजूद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के मजबूत आधार को भी ट्रेड शो के जरिए दुनिया भर के जो बायर्स हैं उनके सामने प्रदर्शित किया जाएगा। बात G20 की। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी G20 अवसंरचना कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक आज से खजुराहो में शुरू होगी। ये भारतीय G20 अध्यक्षता के तहत अवसंरचना कार्य समूह की आखिरी बैठक होगी। इसमें भारत द्वारा आमंत्रित G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 54 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। फोरम पिछली 3 IWG बैठकों के दौरान हुई जो चर्चा है उन्हें जारी रखते हुए प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करने वाला है। बैठक की मेजबानी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा की जाएगी और इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्रालय करेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील सह अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। 2 दिवसीय बैठकों के दौरान प्रतिनिधियों के लिए विभिन्न आधिकारिक बैठकों के साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरों का। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रहे युद्ध में बुधवार को एक नया मोड़ आ गया। अजरबैजान ने नारगोनो काराबाख से अलग हुए क्षेत्र पर अपने पूर्ण नियंत्रण की घोषणा की और इसी के साथ आर्मेनिया ने हफ्तों से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए युद्ध विराम पर अपनी सहमति को व्यक्त किया है। अजरबैजान ने दावा किया कि उसकी सेनाओं ने नागोर्नो काराबाख के 60 से अधिक सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया। युद्ध विराम की घोषणा होते ही आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पिशिनियन ने कहा कि युद्ध विराम पर सहमति के बाद युद्धग्रस्त क्षेत्रों में तनाव कम हुआ। दरअसल कुछ दिन पहले ही अजरबैजान ने शर्त रखी थी कि युद्ध विराम तभी होगा जब नागोर्नो काराबाख की अलगाववादी सभी हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दें। बात खेल जगत की। एशियाई खेलों के आधिकारिक आगाज से पहले कुछ मुकाबले शुरू हो चुके हैं। खेलों के उद्घाटन से पहले आज महिला क्रिकेट में भारत का सामना मलेशिया से हो रहा है। मलेशिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में 8 टीमें पदक की दौड़ में हैं। ICC महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष 4 टीमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को शीर्ष वरीयता मिली और वो सीधे क्वार्टर फाइनल चरण में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। एशियाई खेलों की आधिकारिक शुरुआत 23 सितंबर से होनी है। हालांकि कुछ मुकाबलों की शुरुआत हो चुकी है। आज महिला क्रिकेट के अलावा रोइंग, सेलिंग,
पुरुष फुटबॉल और महिला फुटबॉल में भारतीय खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे। पुरुष भारतीय जो फुटबॉल टीम है उसका सामना ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश से है। चीन से हारने के बाद भारत को पदक की दौड़ में बने रहने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीतना जरूरी है। वहीं शाम 5 बजे से भारतीय महिला फुटबॉल टीम भी एक्शन में होगी। महिला फुटबॉल के ग्रुप स्टेज में भारत का सामना चीनी ताइपे से है। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने बुधवार को हांगझू में एशियाई खेलों के नॉकआउट दौर में पहुंचने के लिए पिछले संस्करण के रजत पदक विजेता दक्षिण कोरिया को 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराया। भारत ने 2 घंटे और 38 मिनट तक चले अपने अंतिम ग्रुप सी मैच में 3 बार के चैंपियन कोरिया पर 25-27, 29-27, 25-22, 20-25 और 17-15 से जीत दर्ज की। मंगलवार को कंबोडिया पर 3-0 से जीत हासिल करने के बाद भारत ने कुल 5 अंक अर्जित करते हुए अपने समूह में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। 53 किलोग्राम भार वर्ग में अंतिम ने भारत के लिए पदक पक्का किया है। साथ ही कुश्ती में पहला ओलंपिक कोटा सुनिश्चित करने से वो केवल एक जीत दूर है। फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।